स्वराज अभियान हो, इसके नेतृत्व के रूप में हम उन्हें देखते हैं और एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अभ्यासक और बहुत ही आशादायी ऐसे नेतृत्व के रूप में हम योगेंद्र भाई को देखते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि पहली बात आप रखें। और साथियों, सबसे पहले तो मैं समाजवादी साथियों के इस समागम में देश भर से आए हुए सभी साथियों का, मंचासीन सभी साथियों का, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबके बीच में आके बेहद खुशी महसूस हो रही है। पुणे घोषणा पत्र बनाने के लिए मैं सुनीति बहन का और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं। इस घोषणा पत्र में वो तमाम चीजें हैं जो हम सब देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं घोषणा पत्र के बारे में अलग से बहुत कुछ नहीं कहूंगा। एक शब्द का संशोधन जरूर होगा, जब सुनीति बहन के पास समय होगा तो मैं बता दूंगा, पर बताऊंगा सार्वजनिक रूप से। तो डॉक्टर सुनीलम आपको बताएंगे कि मुझे समाजवादी साथियों के समागम में आने को लेकर हमेशा कुछ संकोच और अकबकाहट रही है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का अतीत कभी भी समाजवादी रहा हो, जिसने अपने जवानी के दिनों में अपने आप को समाजवादी कहा हो, वो सब किसी हॉल या किसी जगह इकट्ठे हो जाएं, ये देख के मेरे मन में गुदगुदी नहीं होती। अभी मैं कुछ युवा साथियों से बात कर रहा था, मैं उन्हें बता रहा था कि भारत की सार्वजनिक जीवन की एक विचित्र सी रस्म है। लोग आपसे मिलते हैं और मिलके कहते हैं मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्रामी थे, मेरे दादाजी ने 1942 में ये किया। फिर उसके बाद वो बताते हैं मेरे पिताजी 56 में ये किए, 57 में ये किए, 77 में जेल गए। ये सब बात जब 10-15 मिनट तक चलती रहती है, मेरा कभी कभी मन कर भी देता हूं, कभी कभी मन में बात रह जाती है शालीनता के नाते। मेरा मन करता है उसको रोक के पूछो, भाई तुम्हारे दादा ने क्या किया, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, मुझे ये बताओ तुम क्या कर रहे हो। यही सवाल मेरे मन में हमेशा आता है। बी द चेंज। लोगों को मैं कहता हूं, एक आधी बार एक यंग व्यक्ति ने किया, उसको मैंने टोक के कह दिया कि बेटा तुम्हारे कामों का श्रेय तुम्हारे पिताजी लेंगे तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिताजी ने वो संस्कार दिए जिससे तुम वो बने। तुम अपने पिताजी के काम का श्रेय काहे को ले रहे हो? क्या तुमने अपने पिताजी को संस्कार दिए थे क्या? ये बात कमोबेश हम पे लागू होती है। हम एक बहुत बड़ी महान परंपरा के वारिस हैं, लेकिन कोई पलट के, जैसे मेरी इच्छा होती है उससे पूछने की कि बेटा अपने बाप दादा का मत बताओ, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो। कोई पलट के सड़क पे हमसे भी पूछ सकता है कि ये 90 साल की आपकी परंपरा के बारे में आप क्यों मुझे बता रहे हो। मुझे ये बताओ कि आज तुम क्या कर रहे हो। वो 90 साल की परंपरा हमें गौरवान्वित करे, उसकी बजाय इस पे हम थोड़ा ध्यान दें कि हम उस 90 साल की परंपरा को गौरवान्वित करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि मुझे उस परंपरा पे गर्व नहीं है। मैं दो बात कह दूं, इस देश में लोकतंत्र को पहले 50-60 साल तक लोकतांत्रिक बनाए रखने का काम जिन चंद शक्तियों ने किया था, उनमें से भारत के समाजवादी थे। नहीं तो इस देश का बंटाधार 15-20 साल के बाद हो जाता। समाजवादियों ने कई इलाकों में
वामपंथी आंदोलन में, हालांकि वो उस जमाने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने भी भारत के लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बनाए रखने का काम किया। भारत के समाजवादी आंदोलन ने इस देश के इतिहास के दो सबसे क्रिटिकल जो मोड़ थे, उसमें एक ऐसी भूमिका अदा की जिसके लिए आज हम सर उठा के बोल सकते हैं। 1942 में जब इस देश का सारा बड़ा नेतृत्व जेल में बंद हो गया था, समाजवादियों ने औपनिवेशिक विरोधी इस देश का सबसे बड़ा जो विस्फोट था, उसको दिशा देने का काम, उसको ऊर्जा देने का काम समाजवादी आंदोलन ने किया। इस बात पे हम फख्र कर सकते हैं। 1975-1977 के बीच इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई इस देश के लोकतंत्र के प्राण को बचाने की लड़ाई थी। हमारे बीच कई साथी बैठे हैं जो 19 महीने वहां लगा के आए। मैं भाई दिलीप सिंह कॉमरेड जी को देख रहा हूं, कई सेक्टर में नहीं पढ़ना चाहता। पीछे आनंद जी हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, बहुत साथी होंगे भाई। इस देश के लोकतंत्र का प्राण बचाने की जो लड़ाई थी, उसमें समाजवादियों की महती भूमिका थी, जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं। इस देश के खास तौर पे उत्तर भारत में जातीय विषमता के विरुद्ध लड़ाई में जो समाजवादियों की भूमिका थी, समाजवादी आंदोलन था जिसने आज अंबेडकर फुले की परंपरा का नाम स्थापित होने से पहले जाति के सवाल पर लड़ाई लड़ी। और अगर उत्तर भारत के बड़े इलाके में सामंतवाद का संस्कार टूटा तो समाजवादियों के संघर्ष के कारण टूटा। श्री ठाकुर हो, चाहे मामा बालेश्वर दयाल हो, इन सब लोगों के काम को हमें सर झुका के नमन करना चाहिए। अपने आप में ईमान नहीं करता, उसका गौरव महसूस नहीं करता। और सिर्फ उनके जमीन के संघर्ष का ही नहीं, सैद्धांतिक रूप से इस देश के समाजवादी आंदोलन ने भारत की चिंतन परंपरा को और पूरे दुनिया के समाजवादी आंदोलन को अनूठा योगदान दिया है। इस आंदोलन के थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर सुनीलम का फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये 2 वॉल्यूम निकाले। ये भारत के समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज नामक ये डॉक्टर सुनीलम और हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनोद जी ने जो निकाले थे, किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता को पढ़ने चाहिए, क्योंकि समाजवादी आंदोलन ने न सिर्फ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गहराई दी, उस राष्ट्रीय आंदोलन को केवल अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति के आंदोलन से और गहरा बनाते हुए इस समाज को बहुआयामी तरीके से मुक्त करने के आंदोलन के रूप में बदला। ये एक वैचारिक योगदान था। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भारत का समाजवादी आंदोलन नाम समाजवादी था, इसलिए गलतफहमी ये हो जाती है कि अच्छा, दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आंदोलन चल रहे थे वैसा ही भारत का आंदोलन भी था। नहीं, भारत का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो पूरी दुनिया की सोशल डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग था अपने विचार में। 4-5 थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, वैचारिक योगदान है भारत के समाजवादी आंदोलन के, जो पूरी दुनिया को याद रखने पड़ेंगे। पहला, भारत के समाजवादी आंदोलन ने समाजवाद के विचार को केवल वर्ग यानी कि केवल अमीर गरीब के सवाल से आगे बढ़ाते हुए बहुआयामी विषमता के संघर्ष में बदला। नारी का सवाल आज हम सब उठाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर लोहिया ने उठाया था उस वक्त नारी का सवाल, जेंडर इनजस्टिस का सवाल दुनिया के समाजवादी आंदोलन का केंद्रीय सवाल नहीं था। डॉक्टर लोहिया ने इसे दुनिया के समाजवादी आंदोलन में स्थापित किया। 7 क्रांति की बात जो थी, समता के विचार को बहुआयामी बनाने का काम भारत के समाजवादी आंदोलन का एक अनूठा योगदान है। दूसरा,
सत्याग्रह को समाजवादी संघर्ष के एक औजार के रूप में स्थापित करना। दुनिया भर में समाजवादी वो हुआ करते थे जो कहते थे हमें खूनी क्रांति पसंद नहीं है, हम वोट के जरिए समाजवाद लेके आएंगे। भारत के समाजवादी आंदोलन ने संघर्ष और सत्याग्रह की गांधीवादी कल्पना को एक संघर्ष के औजार के रूप में लाके दुनिया के समाजवादी विचारधारा में एक अनूठा योगदान दिया। तीसरी बात, राष्ट्रवाद और समाजवाद के विचार का जो संगम भारत के समाजवादी आंदोलन में हुआ, जिसके लिए हमें आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों को याद रखना चाहिए। जिस तरह का जो संगम उनके विचार में हुआ वो बाकी दुनिया में बहुत कम हुआ। खास तौर पर यूरोप का समाजवादी आंदोलन हमेशा राष्ट्रवाद से संकोच करता रहा, क्योंकि उनके मन में राष्ट्रवाद का मतलब था हिटलर, उनके मन में राष्ट्रवाद का मतलब था संकीर्णता। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद की एक सकारात्मक विचार को स्थापित करना, एक ऐसा राष्ट्रवाद जो मुझे अपने पड़ोसी से घृणा करना नहीं सिखाता, ऐसा राष्ट्रवाद जो मुझे दक्षिण अफ्रीका से जोड़ता है, जो मुझे लातिनी अमेरिका से जोड़ता है, जो फिलिस्तीन के सवाल से मुझे जोड़ता है। और सुनीति जी बहुत धन्यवाद कि हमने फिलिस्तीन का नाम लिया है। ऐसे जमाने का कोई भी प्रस्ताव जिसमें फिलिस्तीन का नाम न लिया जाए वो न्याय का प्रस्ताव नहीं हो सकता। हमने नाम लिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के जमाने दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार जो हो रहा है उसका हमें नाम लेना चाहिए। ये समाजवादी आंदोलन का एक कंट्रीब्यूशन था कि उसने उसका जो राष्ट्रवाद था, ये राष्ट्रवाद पड़ोसी से घृणा का राष्ट्रवाद नहीं था, अपने घर में दुश्मन ढूंढने का राष्ट्रवाद नहीं था। ये इस देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का, सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने का राष्ट्रवाद था। ये राष्ट्रवाद मुझे चीन से जोड़ता था, ये राष्ट्रवाद मुझे इंडोनेशिया के बांडुंग में लेके जाता था, ये राष्ट्रवाद मुझे दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के आंदोलन से जोड़ता था। ये दुनिया से जोड़ने वाला राष्ट्रवाद था, जिसके लिए फिर भारत के समाजवादियों को एक विशेष श्रेय मिलना चाहिए। और चौथी बात, भारत के समाजवादी आंदोलन में संस्कृति की जमीन पे रह के काम करना सिखाया। आज हम राष्ट्र सेवा दल के प्रांगण में बैठ के इस सभा को आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा दल ने जो संस्कार निर्माण का काम किया, संस्कृति के जमीन को छोड़े बिना, लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों ने भाषा का जो सवाल उठाया, ये सब सांस्कृतिक राजनीति है। एक गहरी सांस्कृतिक राजनीति भारत के समाजवादी आंदोलन ने स्थापित की, जो कि केवल यूरोप मुखी आंदोलनों से अलग थी। राम मनोहर लोहिया के लिखने से पहले दुनिया भर का समाजवादी आंदोलन कुल मिलाकर यूरोपीय दृष्टि का शिकार था। राम मनोहर लोहिया ने पूरे दुनिया के समाजवादी आंदोलन को यूरोसेंट्रिक विचार से मुक्त किया, और उसकी एक बुनियाद थी सांस्कृतिक राजनीति एक नए तरीके की खड़ी करना। मैं इस पे 1.5-2 घंटा बोल सकता था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समाजवादी आंदोलन की राजनीतिक उपलब्धियों, उसके संघर्ष की उपलब्धियों, उसके विचार की उपलब्धियों में मुझे भी उतना ही गर्व है जितना हम सबको। मेरी अपनी मान्यता तो ये है कि आज इस देश में जो संकट है, उस संकट का मुकाबला करने के लिए जो विचार हमें चाहिए, वो विचार मुख्यतः हमें भारत की समाजवादी परंपरा से ही मिल सकता है। तो इसलिए मुझे बहुत गर्व है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं दादा और पापा और चाचा की बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात करना चाहता हूं। वो समाजवादी होने का आज क्या मतलब है,
आज इस देश में कोई सामान्य खतरा नहीं है। एक 1942 की घड़ी थी, एक 1975-76 की घड़ी थी, और वैसे ही तीसरी घड़ी में आज हम जी रहे हैं। मैं तो युवाओं से मजाक कर रहा था थोड़ा देर पहले। मैं कह रहा था हमें तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। 1942 में तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। इमरजेंसी के दौरान वो पैदा नहीं हुए होंगे, हम जैसे पैदा तो थे लेकिन हम बच्चे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो जीवन भर कसक रही कि अरे देखो सबसे इंपॉर्टेंट मौके तो मिस हो गए हमारे से। तो हमें तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस देश की सेवा करने का एक मौका हमें उपलब्ध करवाया। आज इस देश के सामने संकट उससे भी ज्यादा बड़ा है। 1942 में हमें यह पता था अंग्रेज जाएंगे, देर सवेर की बात है, मगर जाएंगे तो निकाल तो देंगे इनको। 1977 में खतरा केवल लोकतंत्र का था। आज इस देश की जड़ पर हमला हो रहा है। आज इस सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद पर हमला हो रहा है। आपने जिस आइडिया ऑफ इंडिया का जिक्र किया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया पे हमला हो रहा है। इससे बड़ा खतरा कोई हो नहीं सकता। और इसलिए आज के समाजवादी का एक ही धर्म हो सकता है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मन, धन, विचार, जो कुछ भी हमारे पास है, सबका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को, अपनी विरासत को, अपने साधनों को, सबको पूरी तरह से झोंकते हुए इस वक्त देश को बचाना हमारा एकमात्र धर्म हो सकता है और कोई धर्म नहीं। इसी से जुड़ा मेरा एक छोटा सा सुझाव है, किसी का नाम लो, बेनाम अफसाने बहुत से हैं, तो बाकी बहुत नाम ले, मेरा आग्रह नहीं होगा। बाकी सब तो नाम आपने लिए भी हैं और किसी का नाम लिया जाए, मेरा आग्रह नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में जो सबसे बड़ा खतरा है उसका एक नाम है, और वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इसका नाम लिया जाना चाहिए। जब तक हम इसका नाम नहीं देंगे तब तक बात थोड़ी अमूर्त रहेगी। जैसे फिलिस्तीन का नाम लिया है ना हमने, इसमें गजा में जो हो रहा है, वैसे बीजेपी आरएसएस का नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज इस देश की बुनियाद पर सबसे बड़ा हमला वो हो रहा है। इसका प्रतिकार करना समाजवादी का पहला धर्म है, और जो इसका प्रतिकार नहीं करता उसे समाजवादी कहलाने का कोई हक नहीं। अब ये कड़वी बातें हैं, सही भी है, किसको गलत भी लगेगी, मैं जानता हूं कुछ मित्रों को गलत लगेगी, इसीलिए मैं किसी भी समाजवादी जमावड़े में जाने से पहले चेक कर लेता हूं ये सभी समाजवादी कहलाने वालों का है या जो आज समाजवादी होना चाहते हैं उनका जमावड़ा है। तो आज इस धर्म को हम कैसे निभा सकते हैं? 3 स्तरों पर हम इस धर्म को निभा सकते हैं। जैसे 1942 में इस देश को बचाना हमारा धर्म था, 1977 में इस लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म था, आज इस सभ्यता की विरासत को बचाना समाजवादियों का धर्म है। और इसके लिए 3 काम करने होंगे। पहला, सत्ता राजनीति का। सत्ता राजनीति से गुरेज हमें कभी रहा नहीं है। आज हमारी ऐसी शक्ति नहीं है कि समाजवादी खुद सत्ता में आ जाएं, और कोई भी पार्टी अपने आप को समाजवादी कह ले, उससे वो समाजवादी हो नहीं जाती। या वो लोहिया जी की तस्वीर लगा ले तो वो भी कोई समाजवादी हो नहीं जाती। लोहिया जी की तस्वीर आजकल सब लोग लगाना शुरू कर चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी 2-4 महीने में एक बार लोहिया जी का नाम ले लेते हैं। मेरे विचार से समाजवादी का सत्ता राजनीति में मतलब आज समाजवाद की राजनीति का होगा लोकतांत्रिक चुनाव की राजनीति के जरिए इस देश के संवैधानिक सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से उतारना इस देश के समाजवादियों
मैं जानता हूं मेरे कई साथियों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो बातें मैं ना कहूं तो मैं जाके अपने आप को कोसूंगा बाहर जाके कि तुमने क्यों नहीं बोली, सिर्फ दोस्तों की आंख देख के शर्म कर ली तुमने, सच नहीं बोला। दाएं बाएं किसी किस्म का बहाना बना के जो अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग आज बीजेपी की गोदी में बैठे हैं के नाम पे धब्बा। और अगर हम समाजवादी लोग इससे प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एक ही प्रायश्चित है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा के इस वक्त हम जैसे जनता पार्टी को जिताने का काम किया था, जनता पार्टी में तमाम तरह के लोग थे, आज उसी तरह से पहला काम है सत्ता राजनीति का। 2029 को मिशन बना दीजिए, 2029 तक लोकतांत्रिक वोट के औजार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश के संविधान तोड़ने की कुर्सी से नीचे उतारना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सत्ता की राजनीति एकमात्र राजनीति नहीं है, संघर्ष और सड़क की राजनीति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां हमारी भूमिका उससे ज्यादा बड़ी हो सकती है। सड़क की राजनीति मतलब जन आंदोलनों की राजनीति, क्योंकि आज इस देश का जो समाज है पिरामिड है, और उस पिरामिड का जो ऊपर का त्रिकोण है वो बीजेपी की जेब में है। वर्ण के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, धार्मिक समुदाय के हिसाब से, और जो नीचे का हिस्सा है बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो इस देश का दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, मजदूर है, किसान है, ये सब लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड है। बॉटम ऑफ द पिरामिड का की राजनीति करना, उनके आंदोलन करना, उनके संघर्ष में जुटना हमारा दूसरा बड़ा काम, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे वो सीएए के विरुद्ध आंदोलन हो, चाहे वोट छीनने का एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश हो रही है उसका आंदोलन हो, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे आदिवासी के अधिकार का आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलनों में समाजवादियों की भूमिका है और ज्यादा हो सकती है। तो दूसरा, तीसरा और अंतिम काम जो हम कर सकते हैं, छोटी सूची रखता हूं, वो है सांस्कृतिक आंदोलन। तो पहला सत्ता का, दूसरी सड़क की लड़ाई, तीसरी समाज और संस्कृति की लड़ाई। सच बात यह है कि आज अगर बीजेपी सत्ता में है, अगर आज आरएसएस अपना 100वां जन्म दिवस इस देश की संवैधानिक सत्ता पे बैठ के मना सकती है, उसका कारण ये है कि हम सब लोग एक वैचारिक लड़ाई हारे हैं। इस बात को ईमानदारी से कबूल करना चाहिए। इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, इस देश के आजादी के आंदोलन के मूल्यों को बचाने की लड़ाई हम सब लोग हार गए। मैं नहीं कहता कि हमेशा के लिए हार गए, बैटल हारे हैं, वॉर नहीं हारे हैं अभी हम, लेकिन एक लड़ाई पे हमारी हार हुई है। अब दोबारा से खड़े होके उस लड़ाई को लड़ना सबसे बड़ा काम है सांस्कृतिक। अगर आप मुझसे कहें सत्ता की राजनीति से बड़ा है संघर्ष की राजनीति, और उससे भी बड़ी है आज संस्कृति और विचार की राजनीति। और वो संस्कृति और विचार की राजनीति करने के लिए भारत का समाजवादी आंदोलन हमें जो दे सकता है वो शायद इस देश में किसी और आंदोलन के पास नहीं। भारत के समाजवादी आंदोलन की एक विशिष्ट परंपरा है, चाहे वो साने गुरु जी के वचन से निकलती हो, तमाम तरीकों से आती है इस देश के अंदर, चाहे लोहिया जयप्रकाश नरेंद्र देव के वचन में आती हो। उस परंपरा में अगर वो सांस्कृतिक लड़ाई हमें लड़नी है इस देश के मूल्यों को बचाने की, तो वो अंग्रेजी में नहीं लड़ी जा सकती,
वो लड़ाई भारतीय भाषाओं में लड़ी जाए, भारतीय भाषाओं को आपस में जोड़ते हुए लड़ी जाए, भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा और करने की जो कोशिश है उसको तोड़ते हुए वो लड़ाई लड़ी जाए। मराठी बनाम हिंदी कोई सवाल हो नहीं सकता इस देश में, इसलिए मैं तो खुल के बोलता हूं, एक हिंदी भाषी होने के नाते, हिंदी प्रेमी होने के नाते मैं कहता हूं, भारत सरकार को हिंदी दिवस मनाना बंद कर देना चाहिए। केवल भारतीय भाषा दिवस होना चाहिए, कोई हिंदी दिवस की इस देश को जरूरत नहीं। ये सांस्कृतिक लड़ाई है जो तमाम भारतीय भाषाओं को जोड़ के लड़ी जाए। ये सांस्कृतिक लड़ाई है जो राष्ट्रवाद की बुनियाद पर लड़ी जाएगी। मैं देखता हूं जिन लोगों ने इस देश को के आजादी के आंदोलन में एक बूंद खून नहीं दिया, वो आज राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और उनके डर से अब राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें छेड़ पानी शुरू हो गई है, हम शर्म करना शुरू कर गए। ये छोड़ दीजिए, ये राष्ट्रवाद मेरा राष्ट्रवाद है। इस देश के राष्ट्रवाद की परंपरा, ये हमने अपना राष्ट्रवाद कोई हिटलर से नहीं सीखा था, मुसोलिनी से नहीं सीखा था। इस देश का राष्ट्रवाद एक विशेष किस्म का राष्ट्रवाद है, हम उसकी बुनियाद पे लड़ेंगे, संस्कृति की बुनियाद पर, राष्ट्रवाद की बुनियाद पर, इस समाज के परिवर्तन के आंदोलन की बुनियाद पर। तो तीसरी बात संस्कृति की है, सांस्कृतिक लड़ाई। भारत के एक ऐसे विचार को, विविध भारती के विचार को पुनर्स्थापित करना। इस देश की परंपरा कोई एक नहीं है, इस देश का धर्म कोई एक नहीं है, हिंदू धर्म भी कोई एक परंपरा का नाम नहीं। इस देश की सैकड़ों हजारों परंपराएं, उस पूरी परंपरा और विरासत को, उसके सबसे खूबसूरत हिस्सों को लेते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दो लड़ाइयां, सत्ता की लड़ाई, जन आंदोलन की लड़ाई और संस्कृति की लड़ाई। इन तीनों लड़ाइयों को जब हम एक साथ लड़ेंगे तो फिर हम केवल किसी एक राजनीतिक सत्ता या दल के साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे आजादी के संघर्ष में समाजवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को तमाम अन्याय के विरुद्ध की लड़ाई में बदला था, ठीक उसी तरह से आज समाजवादी मोदी, बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध लड़ाई को उसका तेज बनाते हुए, उसकी धार को बचाते हुए इस देश के तमाम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में बदलेंगे। ये हमारी विरासत है, परंपरा है। मैं चाहता हूं कि हम समाजवादी कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग पूछें कि आप किस परिवार से आए हो, और तब हम सर उठा के कह सकें हम समाजवादी परिवार से। तो बात मैं मेघाजी के बारे में कह रहा हूं, जब लोग मेघाजी का ज्यादा गुणगान करते हैं, मैं कहता हूं पता है किस स्कूल से आएंगे, किस परंपरा से आएंगे। जब मैं कहता हूं कि मेघा पाटकर समाजवादी परंपरा की पैदाइश है, तो समाजवाद ऊंचा है, समाजवाद का स्तर ऊंचा है। क्या हम भी ऐसा काम करें जिससे लोग पूछें कि इस देश को 42 के संघर्ष में बचाने वाले कौन लोग थे, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में कौन लोग थे, और इस बीजेपी आरएसएस भी इस देश को तोड़ने की साजिश से बचाने वाले कौन लोग थे। और अगर तीनों का जवाब समाजवाद 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 निकलता है, तो वो समाजवादी आंदोलन को सबसे बड़ी हमारी योगदान होगा, सबसे बड़ा संकल्प होगा। एक अंतिम सुझाव व्यवहारिक, 90 हो गए हैं, तो मेरा सबको निवेदन है कि एक मिशन 90 हम शुरू करें। और वो मिशन 90 क्या होगा? मेरा एक सुझाव, देश के 90 जिलों, मेरा सुझाव होगा कि उसमें से महाराष्ट्र को बाहर निकाल दीजिएगा, वहां पहले ही बहुत है, पर महाराष्ट्र के बाहर आप शामिल कर लीजिए। वो थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगा गिनती में, लेकिन देश के 90 जिलों में अगले एक वर्ष में क्या हम 100 कार्यकर्ताओं के
ऐसे शिविर जो कि उन्हें राजनीति के इन तीनों स्तरों के लिए तैयार करें, राजनीति, संघर्ष सड़क की राजनीति और सांस्कृतिक राजनीति, इन तीनों के लिए तैयार करें। अगर हम अगले 1 वर्ष अपने नाम झंडे सब भूल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भी एक पार्टी है, मेरा भी एक संगठन है, इतिहास याद नहीं रखेगा। पर अगर हम सब लोग अपने झंडे, अपने अपने लेटर हेड को थोड़ा सा बाजू में रख के कह दें कि अच्छा 90 में से 9 तो मैं करवा दूंगा, 90 में से 12 की व्यवस्था तो मेरे पास है, ये कर दें। 90 जिलों में यदि हम 100 कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन नहीं, उनका एक शिविर करवा दें, तो वो मिशन 90 अगर हम स्वीकार कर सके तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपने इतना ध्यान से मेरी बात को सुना, धन्यवाद। अगला कार्यक्रम तो हमको मिल गया और यही हमारे इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसका निर्देश हमें करना है, ये हम सबको संकल्प करना है। तो उसकी शुरुआत तो योगेंद्र भाई ने हमें एक प्रोग्राम देके कर ही दी है और एक तरह से ये बीज भाषण भी था कि जिसमें आपने पूरी समाजवाद की अभी की जो हमारी अवधारणा है उसे आपने चिन्हित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई।